बहन के अलावा घर में और कोई नहीं है और बहुत रो रही है। अच्छा, और केस सुसाइड का है सर। वकील साहब ने अंदर से दरवाजा बंद करके जहर खा लिया है। डॉक्टर साहब, बॉडी को अच्छी तरह से चेक कीजिए। पल्स नहीं चल रही है। ही इज डेड। बॉडी को देख के लगता है कि इनकी मौत रात को करीबन 8 और 9 के दरमियान हुई होगी। किसी भी चीज को जरा ध्यान से हाथ लगाना। यस सर। हो सकता है आत्महत्या का कोई नोट वगैरह हो। मुंह से झाग निकला हुआ है। जाहिर है मौत जहर खाकर ही हुई है। खा लिया या किसी ने खिला दिया? कुछ कह नहीं सकते। अगर जहर अपने आप खा लिया तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई? ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। इसमें से एक कैप्सूल खाया है? कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो अगर इस दवाई के साथ खिला दी जाए तो आदमी मर भी सकता है। इसका मतलब किसी ने वकील साहब को पहले वो दवाई दी और फिर जब उन्होंने ये कैप्सूल खाया तो वकील साहब पाइप पी रहे थे। दूध आधा पिया हुआ है। कहीं वो दवाई, वो जहर इस दूध में तो नहीं? हाँ सर, इसी दूध में वो जहर मिला गया होगा। और सर, ऐसा कोई कागज भी तो नहीं मिला जिससे आत्महत्या के बारे में कुछ पता चल सकता? अगर वकील साहब को जहर इस दूध में दिया गया तो फिर ये ग्लास अंदर कैसे आया? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कौन हो सकता है? कौन ला सकता है ये जहर से भरा दूध? मैं ये कैसे बता सकती हूँ? अगर आप नहीं बता सकती तो और कौन बता सकता है? आप ही तो उनकी देखभाल करती थी। और अगर आपने उन्हें दूध का गिलास नहीं दिया तो क्या आसमान से टपक पड़ा? आपके भाई की मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर कहां से आया ये तो हम कह नहीं सकते, मगर दूध? भाई साहब तो दूध पीते ही नहीं थे। दूध पीते ही नहीं थे? कमरा अंदर से बंद है, दूध का गिलास आधा खाली है। फिर गिलास अंदर लाने वाला कौन? दूध पीने वाला कौन? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? होना क्या है? सारी जायदाद मिलेगी और क्या? रहने दो ना सरोज, तुम भी। क्यों रहने दो जी? तुम चुप रहो। पिछले 15 साल से हम इस फ्लैट में रहते हैं। एक दिन भी ऐसा ना गया हो जिस दिन इस औरत ने अपने भाई से झगड़ा ना किया हो जायदाद के लिए। नींद हराम कर दी हमारी। वकील साहब आपके पड़ोसी थे, इस तरह की बातें कर रही हैं आप उनके लिए? देखिए, वकील साहब को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में सिर्फ आप ही हैं। और तो कोई घर में आया ही नहीं। आई थी। आई थी? कौन? वही चुड़ैल राधा। कहने को तो वो
मेरी बहन की लड़की है, मगर उसे भतीजी कहने में भी शर्म आती है। क्यों? जब देखो जायदाद के लिए झगड़ा करती थी, झूठ बोलती है वो। कल आप वहां से कितने बजे निकली थी? रात 8 बजे के करीब। और वकील साहब की मौत करीब 8:30 के आसपास हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? वकील साहब की टेबल पर हमें एक दूध का ग्लास और ये कैप्सूल्स मिले हैं। दूध का ग्लास? लेकिन दूध का ग्लास तो वहां कोई था ही नहीं। था ही नहीं? तो फिर वकील साहब को दूध किसने दिया? एक मिनट। जब मैं अंकल से मिलकर वापस जा रही थी तो किचन में मैंने वकील साहब की बहन को देखा। क्या चाहिए? कुछ नहीं। अंकल ने ये कप किचन में रखने को कहा था। ओहो, बड़ी सेवा हो रही है अंकल की। तू क्या समझती है अंकल तुझे मेवा देंगे? एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी तेरे हाथ, समझी? इस बात का फैसला अंकल करने वाले हैं, बहुत जल्द ही। अंकल क्या फैसला करेंगे? उनका तो एक पांव वैसे ही कब्र में लटका हुआ है। और फिर ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। उसने दूध में जरूर जहर मिलाया होगा। मगर क्यों? उसने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले वो ही पकड़ी जाएगी? आखिर घर में और है ही कौन? रही बात दूध में जहर की, वो तो केमिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट ही बता सकती है। टेस्ट किया, दूध में शक्कर है, बस। नहीं, एक और टेस्ट करना बाकी है। देखिए, ये सॉल्यूशन हमने उस दूध से तैयार किया है। अगर दूध में जहर है तो इस सॉल्यूशन की 3 या 4 बूंदें मिलाने पर भी इसका रंग नहीं बदलेगा। जी हाँ, 3 या 4 बूंदें। अगर रंग बदला तो जहर नहीं है। जरा रुकिए, मैं चौथी बूंद गिरा के देखता हूं। रंग बदल गया। दूध में जहर नहीं है? जी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वकील साहब के मुंह से तो झाग निकल रहा था। मौत जहर खाकर ही हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि वकील साहब की मौत जहर खाकर ही हुई है। ये तो मुझे उनकी लाश देखने के बाद ही पता चल गया था। उनके मुंह से जो कड़वे बादाम की बू आ रही थी, वो सिर्फ साइनाइड खाने के बाद ही आती है। साइनाइड? हाँ, साइनाइड, किंग ऑफ द पॉइजन्स। उसे हम जहरों का राजा कहते हैं। वो इतना खतरनाक है कि जिससे बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी खतरा हो सकता है। वकील साहब की मौत कितने बजे हुई होगी? वकील साहब की मौत रात को 8:30 बजे के करीब हुई है। 8:30 बजे के करीब? जी हाँ। मतलब राधा के वहां से जाने के बाद? यानी मेरा अंदाजा सही था। एक बात और, वकील साहब की इन 2 उंगलियों पर से मुझे थोड़ा सा साइनाइड बरामद हुआ है। कहां से आ सकता है ये जहर? कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट बी केयरफुल। आप जब कमरे की तलाशी लेंगे, आपको सावधानी बरतनी होगी। और वकील साहब ने जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई खाई थी, जहर उस दवा के साथ भी अंदर जा सकता है। इस केस ने बहुत उलझा दिया है मुझे। कमरा अंदर से बंद। वकील साहब अगर आत्महत्या करना ही चाहते थे तो वो कोई घरेलू जहर भी ले सकते थे, लेकिन साइनाइड? कैसे हुई वकील साहब की मौत? ये रिमोट कंट्रोल से हुआ है सर, रिमोट कंट्रोल से। जैसे दूर से रिमोट का बटन दबाने से टीवी ऑन होता है, टीवी ऑफ होता है,
वैसे ही दूर से रिमोट का बटन दबाया और आदमी मर गया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सॉरी सर। जिस दिन रिमोट कंट्रोल से मर्डर होने लगेंगे हमारी नौकरियां चली जाएंगी और फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्जन को वकील साहब की उंगलियों पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले, लेकिन साइनाइड वकील साहब की उंगलियों पर लगा कैसे? वो क्या चीज हो सकती है जिस पर साइनाइड लगाकर कातिल चला गया? टेबल लैंप, कुर्सी, पाइप। आगे बोलो। पेन, पेपर, पैसा। आगे बोलो। एस्ट्रे, टेलीफोन, ग्लास। यस, ग्लास। हमें फौरन केमिकल लैब जाना चाहिए। अगर इस ग्लास पर कहीं भी साइनाइड लगा हुआ है तो वो इस गैस के लगाने पर अपने आप साफ साफ दिखाई देगा। ग्लास पे साइनाइड है। ग्लास पे साइनाइड है। ग्लास पे साइनाइड, ठीक फिंगरप्रिंट्स के ऊपर। यस, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में लिखा था कि इस ग्लास के ऊपर वकील साहब के अलावा उनकी बहन के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। वकील साहब की बहन को अरेस्ट करो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने भाई को जहर नहीं दिया है। राधा ने तुम्हें अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने दूध में सिर्फ शक्कर मिलाई थी। वकील साहब की मौत का फायदा आपको और राधा को ही हो सकता है। तो फिर आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वकील साहब का ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको और आपकी बेटी को मिलने वाला था, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी वकील साहब को खत्म करने की? लेकिन मैंने तो आपको बताया था, भाई साहब ने गोवा वाली जमीन बहुत पहले ही मेरी बेटी के नाम कर दी थी। मगर राधा बार बार वकील साहब के पास आने लगी और फिर आपको इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं वकील साहब वो जमीन आपकी बेटी के बजाय अब राधा को न दे दे। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है वकील साहब को मार डालने का? मैं आपको बताती हूँ। उस दिन जिस दिन भाई साहब की मौत हुई, राधा जब भाई साहब के कमरे से मेरे पास किचन में आई। ओहो, आप क्या समझती हैं? अंकल को दूध का एक ग्लास देकर उनकी देखभाल कर रही हैं आप? मैं कम से कम इतना तो कर रही हूँ, तुम तो इतना भी नहीं करती। बस मेहमानों की तरह आती हो और भाई साहब के कान भर के चली जाती हो। दूध का ग्लास तो कमरे तक कोई भी पहुंचा सकता है। अगर इतना ही भारी लगता है आपको तो लाओ, मुझे मैं पहुंचा देती हूँ अंकल को दूध। रहने दो। अगर इतनी ही परवाह होती भाई साहब की तो उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका चेकअप करा देती। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। ये जितनी अकड़ है ना तेरी, जल्दी ही दूर हो जाएगी। याद रखना, जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी तेरे हाथ नहीं लगेगी। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपको अच्छी तरह से याद है उसने ग्लास अपनी चुन्नी से ही पकड़ा था? हाँ।
जब अंदर गया तो उसने किसी चीज को हाथ लगाया था जिस पर जहर लगा हुआ था, लेकिन जहर मुंह तक पहुंचा कैसे? मैंने पहले ही कहा था सर। सर, यहां इस कमरे में कोई रिमोट कंट्रोल से खून कर रहा है सर। सर, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। सर, आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे पता है कमरे में जाना बहुत खतरनाक है, और अगर इतना ही डर था तो फिर पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? आप कुछ भी कहें सर। सर, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर। सर, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। गेट आउट, गेट आउट। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? क्या इन लोगों के बीवी बच्चे नहीं है? क्या देसाई के बाल बच्चे नहीं है? I'm sorry, sir. I'm sorry. इट्स ऑल राइट। जब देसाई की मौत हुई तब तुम फोटो खींच रहे थे। यस सर। तो तुमने देखा देसाई के हाथ में क्या था? वो क्या कर रहा था? उसने किस चीज को हाथ लगाया था? पता नहीं सर। मैं जब अंदर था तब देसाई की पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैंने 2-1 फोटो जरूर निकाली सर। जब मैंने देसाई की फोटो खींची थी वो बुक शेल्फ के पास ही खड़े। ये देखिए सर, वो बुक शेल्फ के पास ही खड़े हैं। उनके हाथ में किताब है। क्या तुम किताब का नाम पढ़ सकते हो? नहीं सर। अच्छा, इसे और बढ़ा दो। यस सर। इसे प्रिंट करो। यस सर। फोटो और भी है सर। अच्छा, दिखाओ। ये देखो, देखो देसाई का हाथ कहां पर है? उसका हाथ मुंह के पास है। यस सर। इसे भी प्रिंट करो। ये देखो, इस फोटो में देसाई का हाथ किताब के ऊपर है। यस सर। और इस फोटो में देसाई का हाथ मुंह के पास है। देखो, याद करने की कोशिश करो, इन किताबों में से वो कौन सी किताब है जो वकील साहब पढ़ रहे थे? ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं? ये सब तो एक जैसी लगती है। याद करो राधा, याद करो। जब तुम कमरे के अंदर आई थी तब वकील साहब ने तुम्हें देखकर उस किताब का क्या किया? याद करो। याद आया। कौन है? मैं हूँ अंकल, राधा। अरे आओ आओ, कैसी हो राधा? जी अच्छी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे में आदमी या तो भजन पूजन करता है या किताबें पढ़ता है। हाँ, याद आया। वो एक काली सी किताब थी। उसका लाल रंग का बॉर्डर था। ऐसी किताब थी वो। ये नहीं है वो? नहीं, उसपे सीएल लिखा था। ये? नहीं। ये? नहीं। वहाँ देखिए। ये है वो किताब। ये हुई काम की बात। इस किताब के हर पन्ने की ठीक से जांच करो। आप चाहें तो बाहर जाकर बैठ सकती हैं। साइनाइड, इस पेज पर साइनाइड है।
डिटेक्टिव देसाई मरते वक्त 13-13 कह रहा था, तो यही है वो 13वां पन्ना जिसने 2 लोगों की जान ली। सिटीजन्स लाइब्रेरी, 22 अप्रैल, यानी वकील साहब की मौत के 1 दिन पहले ये किताब इश्यू की गई है। इस किताब को पहचानते हो? जी जी। जरा बाहर आइए। जी हाँ, आइए बाहर। ये किताब आपके पास? बहुत जल्द पहचान लिया इस किताब को? कुछ दिन पहले मैंने ये किताब माथुर साहब को दी थी। कुछ दिन पहले नहीं, माथुर साहब की हत्या होने से 1 दिन पहले। हत्या? मगर मैंने तो लोगों से ये सुना था कि माथुर साहब ने खुदकुशी कर ली थी, जहर खाकर। माथुर साहब ने जहर खाया नहीं जी, उन्हें इस किताब के जरिए जहर दिया गया। इस किताब? यही है वो किताब। ये देखो, इस पर लगा हुआ है जहर। जी जी। इस पन्ने पर लगा हुआ है साइनाइड। इसे दूर रखिए ना। और ये किताब तुमने ही माथुर साहब को दी या नहीं? दी, क्योंकि माथुर साहब को ये किताब चाहिए थी, और इसमें जहर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कब से जानते हो माथुर साहब को तुम? यही कुछ 6-7 सालों से। वो कई बार हमारे पास किताब पढ़ने आते थे या किताब ले जाते थे। इसी बहाने थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी उनसे। तब तो तुमने इस बात को भी गौर से देखा होगा कि माथुर साहब किस ढंग से पन्ने पलटते थे। जी मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। 22 अप्रैल को जब माथुर साहब यहाँ आए तो तुम्हारी उनसे क्या बातचीत हुई? दरअसल मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इस किताब के लिए कई बार यहाँ आए थे, और मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ये किताब मुझे मिल जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगा। और जैसे ही ये किताब तुम्हारे पास आई, तुमने माथुर साहब को यहाँ बुला लिया। जी। माथुर साहब से पहले ये किताब किसके पास थी? किसके पास थी? किसके पास थी? याद आया, माथुर साहब के पहले ये किताब हाई कोर्ट के वकील जगताप सिंह के पास थी। लाइब्रेरी के किसी घटिया क्लार्क ने आपको क्या बता दिया कि किताब मेरे पास थी और बिना सोचे समझे आप मेरे पास चले आए? हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे वकील साहब, हम तो सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ बदमाशों की जाती है, समझे आप मुझे कानून मत सिखाइए। पिछले 20 साल की प्रैक्टिस है मेरी। इस शहर का एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। माथुर खुद मेरी इज्जत करता था। अच्छा, तो माथुर साहब को आप जानते थे? हाँ, हालांकि कोर्ट में तो हम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन बाहर तो अच्छे दोस्त थे। झूठ बोलता है। अरे कोर्ट के बाहर भी दोनों दुश्मन थे। ये तुम कैसे जानते हो? अब उस किताब को ही ले लीजिए। जो किताब जगताप ने पढ़ी थी वही किताब माथुर को भी चाहिए थी। अब मैं क्या बताऊं, उस दिन लाइब्रेरी में दोनों इस तरह लड़ रहे थे। बहुत गुमान है ना तुझे खुद पर, साफ सामने आ जाएगा। जो सबूत इतने दिनों से तू छुपाए फिर रहा है ना, वो मुझे मिल गया। मुझे नहीं मालूम माथुर किस सबूत की बात कर रहा था। माथुर साहब के पहले ये किताब आपके पास थी। इस किताब की कुछ पन्नों पर साइनाइड लगा हुआ मिला है। साहब, ये किताब तो मैंने लौटा दी थी। हो सकता है वो क्लर्क आपसे झूठ बोल रहा। आप उसी से क्यों नहीं पूछते मेरे किताब लौटाने के बाद उसने क्या किया? मैंने फौरन माथुर साहब को फोन करके बता दिया। उस वक्त कुछ 12:30 बजे थे। क्या कहा माथुर साहब ने? माथुर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैंने कहा अभी मत आइए, आप लंच के बाद 2 बजे आइए। लंच करने के लिए तुम कहां जाते हो? सर मैं नीचे के होटल में जाता हूं। लंच टाइम में लाइब्रेरी में कौन रहता है?
सर यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, हम लोग ताला लगा के चले जाते हैं। और चाबी किसके पास होती है? चाबी तो मेरे पास होती है साहब। अच्छा, तो चाबी तुम्हारे पास थी? जी। क्या माथुर साहब ठीक 2 बजे यहाँ आए थे? जी नहीं, माथुर साहब कुछ 3:30 बजे के करीब आए। लंच करके तुम कितने बजे वापस लौटे? मैं 2 बजे आ गया था क्योंकि लाइब्रेरी खोलनी थी साहब। अच्छा, तो तुम 2 बजे आए, माथुर साहब 3:30 बजे। उस बीच लाइब्रेरी में कोई लोग थे? थे कुछ 10-12 लोग साहब। उस दरमियान लाइब्रेरी छोड़कर तुम कहीं गए थे? जी कहीं नहीं गया साहब। बाथरूम भी नहीं? बाथरूम गया था पर बहुत जल्दी वापस आ गया था। जब तुम लौटे तो किताब उसी जगह पर थी? जी नहीं, ऐसा लगा किसी ने हाथ लगा दिया उस पे। किसने? मालूम नहीं, मैं उसे दूर जाते हुए देखा। कुछ काला कोट डाला हुआ था, वकील के जैसा, ऐसा कुछ लगा साहब। तलाशी का वारंट है आपके पास? चिल्लाओ मत वकील साहब, पड़ोसी जाग जाएंगे। ये खून का मामला है। अगर केस जीतने के लिए मैंने माथुर साहब का खून करवाया होता ना, तो आज की तारीख में 212 वकीलों का खून किया है मैंने। 212 केस जीते हैं मैंने। हम सबको अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है वकील साहब। मुझे कटघरे में खड़ा करके कितनी बार इज्जत उतारी है आपने। तो आज आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। क्या? अगर इस घर में से मेरे खिलाफ आपको एक भी सबूत मिला तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। और नहीं मिला तो तुम पुलिस की नौकरी छोड़ देना। मैं फिजूल में केस नहीं लड़ता। इस बार जीतना मुश्किल है वकील साहब। माथुर ने भी एक बार यही कहा था। उसने मेरे एक मुवक्किल को सजा दिलवाई थी। हमने अपील की। हम अपील जीतने ही वाले थे और उस माथुर का सारा घमंड मैं मिट्टी में मिला के रख देता। मगर अफसोस कि ऐसा हो न सका। मेरे मुवक्किल का लॉकअप में किसी से झगड़ा हो गया और लॉकअप में उसका खून हो गया। मैं ये केस उसके बीवी बच्चों के लिए और उसके गरीब भाई के लिए लड़ रहा था। उसे लैब असिस्टेंट की नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि माथुर साहब ने अदालत में यह साबित करके दिखाया कि उसका भाई एक कातिल है। लैब असिस्टेंट? हाँ, जाके पूछिए डीएम कॉलेज के लैब में कि अरुण सक्सेना को केमिस्ट्री लैब से क्यों निकाल दिया गया। चाह रहे हैं आप? हाँ। शर्त हार गए? आप शर्त हार गए वकील साहब। अरुण सक्सेना को तो हमने 2-3 महीने पहले ही निकाल दिया था। क्यों? कुछ अजीब किस्म का आदमी था वो। अजीब था या इसलिए कि उसका भाई एक कातिल है? कातिल? नहीं, हमारा उसके साथ क्या लेना देना। मुझे मालूम है उसका भाई लॉकअप में मर गया था और मैंने तो प्रिंसिपल साहब से कंप्लेंट करी थी कि लैब से सामान चोरी हो रहा है। चोरी? हाँ, आप ये रजिस्टर देखिए ना, जिस पर सामान की सब काउंटिंग लिखी हुई है। रोज कुछ ना कुछ गायब हो जाता था। आप खुद ही देख लीजिए, देखिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। नहीं, ये नहीं चुराया उसने। बहुत खतरनाक केमिकल है ना, इसलिए हम उसे लॉक करके रखते हैं। चाबी मेरे पास है। क्या मैं देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए। चलिए। मुझे फौरन अरुण सक्सेना के घर का पता चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके ही तो देता हूँ। कुत्ते बिल्लियों को नहीं खिलाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि साइनाइड बन गया है। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड। राजू को मार डाला, मेरे राजू को मार डाला। राजू। पेज नंबर 13। मेरे भाई को 13 नंबर के कमरे में ही बंद किया था। 13 नंबर पेज पर ही वो कानून लिखा हुआ था। मेरा भाई बच न सका, लॉकअप में मौत। और अब वापस पेज नंबर 13। लाइब्रेरियन, तूने मेरे बारे में पुलिस को बताया, अब तू मरेगा। अब 13 नंबर है। दूध में जहर मिला के मार डाला। साइनाइड। रूम नंबर 12 कहाँ है? वहां पे। तुम बाहर जाके इंक्वायरी करो। यस सर। क्विक। सर, बाजू वाली औरत ने उसे जाते हुए देखा था। उसके हाथ में किताब भी थी। आज कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम यहाँ पर हमेशा तभी आते हो जब यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी तो मजा आता है। आज सिर्फ तुम और मैं। मतलब ये किताब वापस ले लो। और लेकिन ये किताब हमारी लाइब्रेरी की नहीं है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ये किताब मैं अपने घर ले जाता हूँ। अरे हाँ, एक बात बताइए, आप किताब पर लाइब्रेरी की मोहर कहाँ लगाते हैं? अब पहले पन्ने पर और आखिरी पन्ने पर। तो इतने सारे पन्नों पर क्यों लगा दी? इतने सारे? हाँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सभी पन्नों पे लगा दी। देखो, यहाँ तो नहीं है। अगला पेज देखो। जल्दी चलो वरना लाइब्रेरियन मारा जाएगा। पास पास। और देखो, यहाँ भी नहीं है। और आगे देखो। क्या हुआ? देखो, आज में भी नहीं है। पेज नंबर 9 देखो। यहाँ पर स्टैम्प है। हाँ, और आगे पेज नंबर 10। और आगे देखो। और आगे अगला पेज देखो। 12 में भी है। क्या है कि मुझे पेज नंबर 13 बहुत पसंद है। हाँ। रुक जाओ।
एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो ये साइनाइड मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। अगर इसकी एक बूंद भी तुम्हारी आंख या मुंह में गई तो तुम फिर कभी जिंदगी में ऊपर वाले का नाम नहीं ले पाओगे। रुक जाओ। समझदारी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं करूंगा हवाले मैं अपने आप को, नहीं करूंगा। मुझे अपने भाई की तरह सलाखों के पीछे नहीं मरना है। हट जाओ, हट जाओ। तेरा खा जाऊंगा। आगे नहीं आना, आगे आ जाऊंगा। खुद को संभालो और मुझसे ना, खुद को संभालो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं करूंगा, हट जाओ। आ जाऊंगा, कभी हाथ नहीं आऊंगा। हट जाओ, पुलिस को रेलवे लाइन के पास सड़क पर एक लाश मिलती है। ये खून क्यों किया गया है कुछ पता नहीं चल पाता। पुलिस को एक मोटरसाइकिल की चाबी मिलती है जिसके जरिए वो मरने वाले के घर तक पहुंचती है और फिर शुरू होता है तलाश का एक अजीब सफर, एक के बाद एक सुराग का मिलना।